Dear students, BCom Part Second, इनकम टैक्स, इनकम सैलरी की ये 26वीं क्लास मैं आप लोगों से ले रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था हाउस रेंट अलाउंस, फिर मैंने ग्रेच्युटी की बात की थी, फिर मैंने कंपनसेशन की बात की थी और अब मैं बता रहा हूँ पेंशन। देखिए, पेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। पेंशन 3 तरह की पॉइंट मैंने यहाँ बताए हैं। मंथली पेंशन यानी सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारी को पेंशन मिलती है उसको हम मंथली पेंशन के नाम से जानते हैं और वह सभी के लिए टैक्सेबल होती है। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है और इनकम फ्रॉम सैलरी में ही ये टैक्सेबल होती है। मंथली सैलरी, मंथली पेंशन। देखिए फिर सुन लीजिए, मंथली पेंशन यानी सेवानिवृत्ति के बाद अपने नियोक्ता से जो भी पेंशन मिलती है कर्मचारी को, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरी तरह से टैक्सेबल है। इसमें किसी तरह की छूट नहीं है। अब दूसरा एक पॉइंट आता है कम्यूटेड पेंशन यानी एक मुश्त पेंशन। कम्यूटेड मतलब इकट्ठी की हुई। यानी कई बार क्या होता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसका पेंशन का एक भाग, कोई भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, उसकी एक मुश्त राशि उसको दे देता है। उसको हम कम्यूटेड पेंशन या एक मुश्त पेंशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज़ एम्प्लॉयर उसको 1/3 पार्ट यानी उसकी मान लीजिए 6,000 रुपये पेंशन बनती है, उसका 1/3 यानी 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जितने भी लगभग ये डिपेंड करता है कितनी सर्विस उसने की है, वो सबके कंसीडर करते हुए 8-10 साल का जैसा भी पॉइंट है वो आपको कंसीडर करने, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में बता देगा आपको। तो वो उसको में इसको एक मुश्त राशि मिल जाती है। बाद में उसको पेंशन कम हो जाएगी। जैसे 1/3 उसने कम्यूट करवा ली यानी एक मुश्त ले ली तो वह 2/3 बच गया। 2/3 बाद में रेगुलर पेंशन मिलती जाएगी। उसको रेगुलर पेंशन करें, मंथली पेंशन करें, वो अलग बात है, वो टैक्सेबल का पॉइंट होता है। अब कम्यूटेड पेंशन के मामले में भी 2 सिचुएशन अलग अलग है। एक तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। जितना भी उसने कम्यूटेड पेंशन ली है, एक मुश्त राशि पेंशन के केस में ली है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। किसी तरह की उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं है। और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो देखिए इसमें किस तरह से अपन लेंगे कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पहले लिख देंगे और उसमें से करेंगे लेस अमाउंट रिसीव्ड जितना मिला है इनटू रिवर्स ऑफ फ्रैक्शन रिसीव्ड यानी जो फ्रैक्शन मिला है ना, उसका उल्टा। जैसे मान लीजिए सपोज किसी को 1/3 मिला है तो 3/1 कर देंगे, रिवर्स ऑफ फ्रैक्शन। किसी को 1/4 मिला है तो 4/1 कर देंगे। किसी को 1/5 मिला है कम्यूटेड पेंशन तो 5/1 कर देंगे। किसी को 2/3 मिला है तो 3/2 कर देंगे। रिवर्स ऑफ फ्रैक्शन रिसीव, जितना फ्रैक्शन मिला है। 40% मिला है, 40% मतलब 40/100 तो 100/40 कर दीजिए। 60% मिला है तो 60/100 होता है, उसको उल्टा कर दीजिए 100/60। तो रिवर्स ऑफ फ्रैक्शन रिसीव इंटू 1/3। अब स्टार लगा रखा है, रीजन बताऊंगा क्या स्टार है। तो 1 ये जो अमाउंट आएगा यानी अमाउंट रिसीव्ड इंटू रिवर्स ऑफ फ्रैक्शन रिसीव्ड इंटू 1/3, ये अमाउंट इसमें लेस हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब 1/3 के स्टार क्यों लगाया, इसमें यह है कि इफ़ एम्प्लॉय इज नॉट गेटिंग ग्रेच्युटी, यदि उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/3 की जगह 1/2 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये इसलिए स्टार लगा रखा है यहाँ पर। ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 रहेगा, और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो उसका एग्जेम्पशन का अमाउंट 1/3 की जगह 1/2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो बाकी सिंपल सी है, कोई ख़ास बात नहीं है। जितना अमाउंट रिसीव हुआ पहले वहाँ लिख देंगे, दोबारा लेस में अमाउंट रिसीव लिखेंगे, इनटू रिवर्स ऑफ फ्रैक्शन रिसीव कर देंगे। जितना जो फ्रैक्शन यानी 1/3 मिला है तो 3/1 कर देंगे, 2/3 मिला है तो 3/2 कर देंगे, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर इंटू 1/3। यदि ग्रेच्युटी भी मिल रही है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/3 की जगह 1/2। ये सारा पॉइंट हो गया। अब आते फैमिली पेंशन। यदि कोई व्यक्ति जो कर्मचारी है
उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके जो उसकी पत्नी है या उसके डिपेंडेंट, उसके जो आश्रित बच्चे हैं मतलब मैच्योर होने से पहले पहले, तो उनको फैमिली पेंशन मिलती है। देखिए फैमिली पेंशन कर्मचारी को नहीं मिलती, कर्मचारी की तो डेथ हो गई, उसके बाद या तो उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। क्यों कि यहाँ देखिए पेंशन में तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, इसलिए हम वहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करते हैं। लेकिन फैमिली पेंशन यानी उसकी पत्नी को या उसके बच्चों को जो मिलेगी पेंशन, वो तो उन बच्चों में और उनकी पत्नी का एम्प्लॉयर से कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इसलिए फैमिली पेंशन जो मिलेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। यहाँ लिख दिया टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, यानी प्राप्त करने के हाथ में जो पैसा जिसको प्राप्त हो रही है उसको मिलेगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉर्मली बाई स्पाउस और डिपेंडेंट। स्पाउस को मतलब पत्नी, यदि पत्नी सर्विस में है तो पति, और पति सर्विस में है तो पत्नी, वो स्पाउस हो जाता है। और चिल्ड्रन जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन जिनको भी मिल रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। इस तरह से ये अपना पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ पेंशन का। एक और पॉइंट लेते हैं अपन, लीव एनकैशमेंट। देखिए लीव एनकैशमेंट का जो सिस्टम है, देखिए सारे पॉइंट मैं इसमें 2-3 क्लासेज में कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तब बताएंगे कैसे क्या होगा। लीव एनकैशमेंट फर्स्ट पॉइंट है इफ़ रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, यानी सर्विस के दौरान यदि लीव एनकैशमेंट मिलता है, उसको पैसा मिलता है छुट्टियों के बदले पैसा। लीव एनकैश का मतलब छुट्टियों के बदले नगद भुगतान, एनकैशमेंट यानी छुट्टियों के बदले पैसा लेना। यानी जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है, एक एम्प्लॉय को एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है, वो उसको अवेल नहीं करता, उसके अगेंस्ट में उनको पैसे मिल जाते हैं, तो लीव एनकैशमेंट कहता है। लीव एनकैशमेंट दो तरह से होता है, एक तो विद इन द सर्विस, एक आफ्टर सर्विस यानी रिटायरमेंट पर। तो अलग सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन है इफ रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस, यदि रिटायरमेंट से पहले यदि इसको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो पूरी तरह से टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी तरह का एम्प्लॉय हो, सबके लिए ये टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल यहाँ लिखता है इन केस ऑफ ड्यूरिंग द सर्विस यदि मिलता है तो। इफ़ रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट पर मिलता है तो दो सिचुएशन होगी, एक तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जाम्प्ट है, किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा पैसा एग्जाम्प्ट है। अब दूसरा पॉइंट है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट, इसमें 5 पॉइंट हैं, हालांकि बुक में 4 दे रखे हैं, मैंने इसको 5 कर दिए हैं, कोई रीजन की वजह से थोड़ा सा एक को स्प्लिट कर दिया इस पॉइंट को। तो एक्चुअल अमाउंट जब में सब में ज़्यादातर आता ही एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट मैंने सेकंड पॉइंट में ज़्यादा हर जगह लिया है, 3 लाख रुपए है इसमें। मैक्सिमम 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, मैक्सिमम 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 महीने से ज़्यादा की सैलरी एग्जाम्प्ट नहीं होगी, 10 ज़्यादा से ज़्यादा, यानी रिटायरमेंट के पास पर उसके पास 10 महीने की छुट्टियाँ यदि उसके पास इकट्ठी हैं तो 10 महीने तक की छुट्टियों का पैसा उसको एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ लीव एट इज क्रेडिट ऑन रिटायरमेंट एज पर कंपनी रूल। हाँ ये देखिए 10 महीना तो मैक्सिमम है, कंपनी रूल के हिसाब से मान लीजिए उसके खाते में 12 महीने की बच रही हैं या 8 महीने की बच रही हैं या 15 महीने की, जितने भी महीने की छुट्टियाँ बच रही हैं कंपनी के रूल के हिसाब से अपन यहाँ उस महीने की उस पीरियड की सैलरी लिख देंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ लीव शुड बी एट इज क्रेडिट एज पर इनकम IT रूल, इनकम टैक्स रूल। देखिए इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक साल में 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी का एक साल पर 30 दिन यानी एक महीना से ज़्यादा की छुट्टी का एंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कंपनी एक साल में एक महीने की जगह 1.5 महीने की छुट्टी देती है तो उसके हिसाब से तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना। और अपन ये देखेंगे कि भाई एक महीने के साथ मान लो किसी ने 15 साल की सर्विस की तो 15 साल में 15 महीने की छुट्टियाँ मिली और जितनी उसने अवेल कर दी उसको लेस कर दीजिए, वो IT रूल के हिसाब से हो जाएगा। और मान लीजिए किसी ने 20 साल की नौकरी की, कंपनी ने उसको 1.5 महीने के हिसाब दी, 1.5 महीने के हिसाब से दी, एक साल पर 1.5 महीने तो 30 महीने की छुट्टी हो गई, उसमें जितनी उसने अवेल कर दी वो लेस कर देंगे, वो यहाँ आ जाएगा।
लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उसने 20 साल की नौकरी की, तो 20 साल पर 20 महीने की छुट्टी और जितनी अवेल की उसमें से लेस कर देंगे वो। तो इन पाँचों पॉइंट में से भी जो कम राशि होगी वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर सैलरी की डेफिनेशन चेंज हो गई। देखिए इसमें क्या है कि बेसिक पे तो ले लें, प्लस DA कंडीशनल लेना है, COS लेना है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब देखिए इसमें मैंने डेट टू डेट लिखा है। ग्रेचुटी वाले में जब ग्रेचुटी एक्ट 72 लागू नहीं होता है वहाँ अपन ले लेते हैं मंथ टू मंथ, इसमें डेट टू डेट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, माइनस ज़्यादातर कई बार आता भी नहीं है डिफरेंस, तो ये थोड़ा सा आप देख लें। लगभग वही पॉइंट यहाँ ले रहे हैं अपन। यहाँ पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस नॉट कंसिडर, इसमें पार्ट ऑफ पीरियड को कंसिडर नहीं करेंगे, कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से ही लेंगे। जैसे मान लें किसी की 20 साल 10 महीने नौकरी हुई तो 20 साल ही कंसिडर करेंगे। IT रूल इज़ 1 मंथ, मैंने बता दिया। IT रूल 1 मंथ लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड, 1 साल के लिए 1 महीने की छुट्टी है, ये IT रूल है। इस तरह से सारे पॉइंट मैंने आपको लीव एनकैशमेंट के भी सारे बता दिए हैं। मेरे ख्याल से आप 2-3 बार वीडियो सुनोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप इनको अपने कॉपी में पहले लिख लें सारे नोट्स को, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे करने में आपको दिक्कत आती है। आपको PDF भी मैं दे रहा हूँ, PDF से पहले कॉपी कर लें, उसको खुद पढ़ लें एक बार और फिर मेरी बात को सुने। 2-3 बार सुनोगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। थैंक यू।